साथियों नमस्कार, मैं आमिर खान सर आज आप सबके बीच मौजूद। आज हम 10th क्लास के एसएसटी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। और इसमें आज हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी में दो देशों से हम समझेंगे, एक आपका बेल्जियम और दूसरा आपका श्रीलंका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम जो कि एक यूरोप देश का छोटा सा राज्य है और जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे भारत देश में हरियाणा राज्य जो है वो 1 करोड़ जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे हरियाणा को और हम बेल्जियम को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उनकी जनसंख्या समान आएगी। और यहाँ पे बेल्जियम का बॉर्डर अगर हम देखेंगे तो ये फ्रांस से लगता है, नीदरलैंड से लगता है, लग्जमबर्ग से लगता है और जर्मनी से लगता है। इसकी बॉर्डर की सीमा 4 देशों से लगती है, जो कि एक फ्रांस है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा नीदरलैंड है और चौथा लग्जमबर्ग। अब हम बेल्जियम के मैप की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि इस टॉपिक का, इस पार्ट का मेन हिस्सा है। तो यहाँ आप नॉर्थ एरिया में देखेंगे तो फ्लैमिश रीजन में 59% डच लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और जबकि आप यहाँ साउथ एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे 40% ब्लेनियो रीजन है और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है। अब जो बचा हिस्सा है साइड में आप देखेंगे ब्लू स्पॉट आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे 1% लोग जर्मनी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इस मैप में, आप देखें ब्रुसेल आपको नजर आ रहा होगा मैप के सेंटर में, तो ब्रुसेल ये बेल्जियम की कैपिटल होगी। अब कैपिटल में हम देखते हैं कि 80% आपकी फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है और 20% यहाँ पर डच लैंग्वेज यूज की जाती है, जो कि यहाँ पे कंट्री से और कैपिटल से आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है। कंट्री में आप देखेंगे तो यहाँ डच लैंग्वेज आप देखेंगे तो डच लैंग्वेज ज्यादा है कंट्री में, और जबकि आप कैपिटल में देखेंगे तो कैपिटल में फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा है मेजॉरिटी के मामले में। तो फ्रेंच 80% और डच है वहाँ पे 20%। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल हमारी जो राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है। और अगर हम वहाँ पे कंट्री की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, पूरे बेल्जियम देश की बात करते हैं, तो वहाँ पे डच लैंग्वेज। अभी आप लोगों के सामने बेल्जियम के मैप की चर्चा हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल के बारे में। और यहाँ पे 2 कम्युनिटी पाई जाती है, फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी, जो कि फ्रेंच कम्युनिटी 80% आपने देखा और डच कम्युनिटी 20%। तो फ्रेंच और डच कम्युनिटी में हमेशा तनाव बना रहता था, और इस तनाव के 2 कारण थे। पहला रीजन है कि फ्रेंच लोग कम्युनिटी काफी ज्यादा पावरफुल थे, रिच थे, तो वो डच लोगों को दबा दिया करते थे। और दूसरे रीजन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डच लोग काफी कम्युनिटी कम थी, डच की कम्युनिटी कम है यहाँ पे। तो डच लोगों का इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो भी बेनिफिट मिलते थे, उन्हें बहुत बाद में वो चीजें मिल पाती थी। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो इनके बीच तनाव काफी बढ़ता चला गया, और जब तनाव इतना बढ़ता चला गया तो एक कॉम्प्लेक्स देखा गया और नोटिस किया गया कि 1950 से 1960 के बीच इन 2 कम्युनिटी के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। अब हम डिस्कस करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अभी बेल्जियम सरकार ने अपने इस संविधान में 4 बार चेंजेस किया, और वो 4 बार चेंजेस उन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच में किया। अब हम डिस्कस करते हैं चेंजेस इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के संविधान में क्या बदलाव आया, तो जो केंद्र सरकार रहेगी वहां पे दोनों कम्युनिटी को इक्वल होना पड़ेगा, या फ्रेंच इक्वल या डच इक्वल। मतलब है कहने का कि अगर फ्रेंच मेंबर कम्युनिटी वहां पे स्पीकिंग के मामले में 5 लोग हैं, तो यहाँ पे डच मेंबर भी 5 होना चाहिए। अगर फ्रेंच की कम्युनिटी ज्यादा है और डच की कम है तो वो इक्वल नहीं माने जाएंगे। तो संविधान में ये चेंजेस किया गया कि जो भी पार्टी की कम्युनिटी रहेगी वो इक्वल रहेगी। 5 है फ्रेंच की तो डच की भी 5 कम्युनिटी रहेगी, डच की अगर 8 है तो यहाँ फ्रेंच की भी 8 रहेगी। और अब हम चर्चा करते हैं कि जो वहां पे स्पेशल कानून बनेगा, स्पेशल लॉ बनेगा, तो वो एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाएगा। एक कानून जो बनता है, विशेष बनता है, खास बनता है,
तो वो फ्रेंच के लिए अगर कानून बनता है तो वहां पर डच की भी सहमति जरूरी है, और डच के लिए कोई विशेष कानून बनता है तो वो फ्रेंच की भी सहमति होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच के लिए जो कानून बना है उसमें फ्रेंच की ही कम्युनिटी का समर्थन मिले, डच के लिए जो कानून बना है केवल डच ही वहां समर्थन करें। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए समर्थन का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी हो या डच कम्युनिटी हो। फ्रेंच के लिए जो कानून पारित किया गया है वो डच कम्युनिटी भी समर्थन करेगी, और डच कम्युनिटी के लिए जो पारित किया गया है कानून उसके लिए फ्रेंच समर्थन करना जरूरी है। वहां की जो केंद्र सरकार थी उन्होंने अपने कुछ पावर शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी थी, जिससे कि राज्य सरकार वहां पे अपने आप को कुछ बेहतर काम करके दिखा सके। अब हम बात करते हैं ब्रुसेल की, जो कि राजधानी है बेल्जियम की। ब्रुसेल में जो सेपरेट सरकार बनाई जाएगी वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेंबरों की संख्या और डच कम्युनिटी के मेंबरों की संख्या इक्वल होना चाहिए। अगर फ्रेंच मेंबर कम्युनिटी 6 है तो यहाँ पे डच कम्युनिटी मेंबर की स्पीकिंग भी 6 होना चाहिए, और अगर डच कम्युनिटी आपकी 10 है तो यहाँ पे फ्रेंच भी कम्युनिटी 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 12 मेंबर है फ्रेंच में और यहाँ 6 है तो ये इक्वल नहीं होगा। वहां पर 3 सरकारें रहेंगी। फर्स्ट आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार कहेंगे। सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम राज्य सरकार कहेंगे। थर्ड है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे फ्रेंच और डच दोनों पार्टियों को मिलकर सरकार जो बनेगी उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। जब सरकार ने वहां पर चेंजेस किए तो चेंजेस होने के बाद सरकार ने गौर किया कि दो कम्युनिटी के बीच जो तनाव चल रहे थे, आपसी मतभेद चल रहे थे, तो उन तनाव के बीच ये आपसी मतभेद धीरे धीरे खत्म होता चला गया और दोनों कम्युनिटी आपसी सहमति से शांति से रहने लगे। ये शांति का माहौल देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए ब्रुसेल को चुना। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि श्रीलंका में किस किस तरीके के लोग रहते थे। तो वहां पे 2 कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक सिन्हाला कम्युनिटी के और दूसरे तमिल स्पीकर। तो सिन्हाला जो स्पीकर थे उनकी जनसंख्या होती थी 74%, और जो तमिल हुआ करते थे वो हुआ करते थे 18%। और तमिल की भी 2 कैटेगरी थी, जो एक थे तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका और दूसरे थे इंडियन नेटिव ऑफ तमिल। तो तमिल नेटिव जो श्रीलंका थे वो श्रीलंका के रहवासी थे, उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, और जो इंडियन नेटिव तमिल थे, जो इंडिया से बोलने वाले तमिल थे, वो रोजगार की तलाश में चाय वगैरह के कारखानों में श्रीलंका के लिए जो रवाना हुए काम करने गए और फिर वहीं के वो रहवासी हो गए, तो वो इंडियन तमिल नेटिव कहलाए। जो तमिल लैंग्वेज बोला करते थे उसमें कुछ लोग हिंदू भी हुआ करते थे और कुछ मुस्लिम समाज के भी हुआ करते थे। अब जो बचे हैं 7 से लेके 8% जो क्रिश्चियन हुआ करते थे, वो सिन्हाला और तमिल दोनों बोला करते थे, उन्हें दोनों लैंग्वेजों का ज्ञान हुआ करता था। अब हमारा टॉपिक है मेजोरिटी इन श्रीलंका। तो हम डिस्कस करते हैं अब हाउ श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर्ड इन सिन्हालाज। तो वहां की सरकार ने सिन्हालाज को क्यों समर्थन दिया? तो 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया और कानून को पास किया, जो सिन्हालाज लैंग्वेज है वो राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाएगी। फिर उन्होंने एक नीति बनाई और उस नीति के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, और जो सिन्हालाज है वहां उसको अलग समर्थन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिससे उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने में और एडमिशन मिलने में वहां पे आसानी हो। फिर उन्होंने एक काम किया कि वहां पे उन्होंने अपने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए हर एक स्टेट को एक कानून पारित किया, ताकि वो अपने बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकें और उनका प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे देखते हुए वहां की सरकार ने, जो श्रीलंकन सरकार थी, उन्होंने सिन्हालाज के लिए एक खास कम्युनिटी के लिए कानून बनाया, जिसके लिए उनका कल्चर, रिलीजन और उनकी लैंग्वेज पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जा सके। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो तमिल कम्युनिटी थी, तो उनको ये लग रहा था कि जो वहां की सरकार है वो उन पे उतना गौर नहीं कर रही है, उनकी रिलीजन पे गौर नहीं कर रही है, उनकी लैंग्वेज पे गौर नहीं कर रही है, उनके कल्चर पे गौर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे
तमिल लैंग्वेज को ये लगने लगा, तमिल बोलने वालों को ये लगने लगा कि जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, वो सरकार उन लोगों के फेवर में नहीं कर रही है और सिन्हालाज लोगों के फेवर में ये कानून को फेवर में दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो तमिल वाले लोग थे, उन्होंने सरकार का विरोध किस प्रकार किया, श्रीलंकन सरकार का विरोध किस प्रकार किया। तो सबसे पहले तमिल बोलने वाले लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टियां बनाई। उस पार्टी बनाने के बाद उन्होंने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। तो वो डिमांड ये थी कि उन्होंने सरकार के सामने ये डिमांड रखी कि जिस प्रकार से सिन्हालाज लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, उसी प्रकार से तमिल लैंग्वेज को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। फिर उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि जो बेनिफिट सिन्हालाज को मिले हैं, वही बेनिफिट उन्हें तमिल लोगों को भी दिए जाएं। फिर उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि उस क्षेत्र में उनकी ही सरकार बनाई जाए। तो इन सभी डिमांडों को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने उनकी सारी डिमांडों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। फिर यहाँ पे तमिल लोगों ने एक और डिमांड रखी सरकार के सामने कि उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहता हो, निवास करता हो। अब तमिल लोगों ने एक डिमांड रखी कि जो सिन्हालाज के लिए बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वही बेनिफिट तमिल लोगों को भी दिए जाएं। तो इन सारी डिमांडों को देखते हुए वहां की सरकार ने उनकी सारी डिमांडों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। अब जब तमिल लोगों की यहाँ पे सारी डिमांडें खारिज हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, रद्द हो रही थी, तो तमिल लोग काफी गुस्साए हुए थे। तो तमिल लोगों का सिन्हालाज के प्रति सिविल वॉर हो गया, जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं। और इस गृह युद्ध सिविल वॉर के काफी दुष्परिणाम निकले, जिससे दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। लोगों को अपना घर, परिवार, देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी, जिसके कारण वहां की जो सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल और सोशल कंडीशन थी, वो पूरी तरीके से वहां पे बिगड़ गई। और इस तरीके से वहां जो श्रीलंकन सरकार की व्यवस्था थी, पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई। अब हम समझेंगे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके दो रीजन हैं, एक है पोटेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। तो पोटेंशियल रीजन में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग होने की वजह से वहां पे दो कम्युनिटी के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में आपसी मतभेद नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और मोरल रीजन में पावर शेयरिंग जो है बेस है डेमोक्रेसी का। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी भी उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और दूसरा है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम पहले पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव और थर्ड है आपका जुडिशरी। तो इन तीनों के लेवल सेम है, जबकि वर्क करने का, काम करने का तरीका इन लोगों का अलग अलग है। और इन लोगों पर एक दूसरे के ये लेवल निगरानी भी रखते रहते हैं कि कोई अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर सके। और जो इनका बैलेंस बना रहता है, इसी अरेंजमेंट को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो यहाँ पे सरकार जो है अपने पावर को डिफरेंट टायर्स में डिवाइड कर देती है। तो सबसे पहले करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर स्टेट गवर्नमेंट में, फिर लोकल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके आ जाएगा केंद्र सरकार, जो हमारे पूरे देश की सरकार होती है, वो अपने पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार अपने पावर को शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट आ जाता है आपका ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या आपका नगर पंचायत के अंतर्गत। और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप के बारे में। तो जो पावर शेयरिंग है अलग अलग रिलीजन को और अलग लिंग्विस्टिक लोगों को दी जाती है। फर्स्ट एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे आपने बेल्जियम में देखा तो वहां पे अलग कम्युनिटी की सरकार बनाई गई। दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझना चाहेंगे तो इंडिया में वुमेन्स के लिए अलग सीट होती है रिजर्वेशन के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए अलग सीट होती है। तो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप को अलग पावर शेयरिंग दिया जाता है।
अब हम पढ़ते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो इसमें जो पॉलिटिकल पावर होती है पावर शेयरिंग के पास, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टी के पास निश्चित तौर पर पावर नहीं रहती है, अलग अलग पार्टी बदलती रहती है और उनके पास अलग अलग तरीके की पावर आती रहती है। ऐसा नहीं है कोई एक सरकार है उसी के पास ही पावर रहेगी, सरकार भी बदलती रहेगी और पावर भी बदलते रहेंगे। और इसको हम अगर समझना चाहें दूसरे तरीके से भी, तो कुछ समूह होते हैं जो प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं, प्रेशर पार्टीज कहलाते हैं। तो उसमें आ जाता है आपका स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, बिजनेस यूनियन। तो उन्हें लगता है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं वो उनके खिलाफ हैं, उनके समर्थन में नहीं है, तो वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपना आंदोलन करते हैं, अपना धरना देते हैं ताकि सरकार से अपनी बात को मनवा सकें और जो उनके लिए नीतियां बनाई गई हैं उनको खारिज करवा सकें। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में अपना आप प्रतिक्रिया बताएं और अपनी राय बताएं कि ये चैप्टर आपको किस तरीके से अच्छा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय आमिर खान सर। और अब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं एक शायरी के माध्यम से इस क्लास को, इस चैप्टर को बाइंड अप करना चाहूंगा। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता चला गया। जय हिंद, जय भारत।